नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि आपने यूट्यूब पे हर जगह वीडियो देखा होगा हिस्ट्री का, पर वो याद नहीं होता। एक सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि हम कंटेंट तो पा जाते हैं, उसको याद नहीं कर पाते हैं। तो इसी समस्या के समाधान के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेक्चर लाया हूँ, जिसमें आपकी पूरे इतिहास का एक आप ट्रिक पाएंगे। जो इतिहास के बड़े-बड़े इवेंट्स हैं, जो बड़ी-बड़ी घटनाएं हुई हैं, उनका मैं आपको एक ट्रिक दूंगा। इसीलिए मैंने इस थंबनेल में इस चैनल का इस वीडियो का जो टाइटल है, ये इतिहास के ट्रिक का गुच्छा मैंने रखा है। तो इसका यही मतलब है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और ध्यान से देखिए। मैं एक-एक करके सबसे पहले प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, फिर लास्ट में आधुनिक इतिहास के जो बड़े-बड़े घटनाक्रम है उसका ट्रिक बताऊंगा। और उसके साथ ही मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, जिससे आप देख पाए कि जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ या मैं जो पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि बस ऐसे ही हवाबाजी। तो मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से दिखाऊंगा, विविध प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, और सारे एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम जो सबसे पहला घटना पढ़ेंगे वो है कि तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राचीन इतिहास से। प्राचीन इतिहास की सबसे पहली घटना जो होती है, सबसे पहला, तो इसमें जो कह रहा है कि मानव द्वारा पहली बार जिन धातु का प्रयोग किया गया या जिन धातुओं का प्रयोग प्रारंभ किया गया सबसे पहली बार, वो कौन कौन सी है। तो इसमें हम जानेंगे वो धातु कौन कौन सी है और उसकी घटनाक्रम क्या है, उसको ट्रिक से याद भी करेंगे। एक वीडियो में आपको मैं तीन तीन चीज प्रोवाइड कराऊंगा, और चौथी चीज भी प्रोवाइड कराऊंगा, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आप अपने आप को भी जांच सके और मुझे भी जांच सके कि जो चीज पढ़ाया जा रहा है वो रेलेवेंट है कि नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें हम देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि मानव द्वारा पहली बार जिन धातुओं का प्रयोग प्रारंभ किया गया उसका क्रम क्या है। तो हम क्रम भी याद करेंगे और सीरियल से भी याद करेंगे। अगर पहला पूछा, दूसरा पूछा, तीसरा पूछा तो भी बता पाए, और कौन सा है वो भी बता पाएंगे। तो जो मानव ने पहली धातु प्रयोग की थी वो कौन सी धातु है, वो है कॉपर। कॉपर का मतलब है तांबा। ये देखिए, आप पिक्चर के भी माध्यम से समझ सकते हैं। कॉपर जो हम लोग वायर में यूज करते हैं, कॉपर जो है विद्युत का सुचालक है। अब दूसरी वस्तु जो मानव ने यूज की थी वो है ब्रोंज। इसको पीतल भी कहते हैं, कांसा भी कहते हैं, अब चाहे जो कहिए। देखिए, आप पीतल के बर्तन है, ये सिंबॉलिक है, आपको याद करने के लिए है। बाकी ऐसा ये चीज पाया नहीं गया था पहली बार, ये बस मैं आपको याद करने के लिए डाला हूँ कि आप समझ पाए। फिर आगे चलते हैं, और जो तीसरी चीज है वो है आयरन। तीसरी चीज जो मानव ने उपयोग की थी वो है आयरन, ये है लोहा, लोहे का सरिया देख सकते हैं आप। तो इसकी हमारी जो ट्रिक है, इसका ट्रिक है CBI। मानव ने पहली बार जिन धातुओं का प्रयोग किया वो क्या है, CBI। C से बना कॉपर, अभी हमने देखा, B से बना ब्रोंज, और I से बना आयरन। तो मानव ने सबसे पहली बार कौन सी धातु का प्रयोग किया, CBI धातु का यूज किया। तो आपको क्लियर हो गया। तो ये रही हमारी ट्रिक। ऐसे ही मैं आपको आगे अभी वीडियो लेक्चर में सारे टॉपिक बताऊंगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से। और इसके साथ भी हम देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये सारे इतने सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, केवल ये CBI वाले टॉपिक से। तो आप समझ सकते हैं इसकी महत्व। तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पूछ रहा है कि मानव द्वारा उपयोग किए जाने वाली पहली धातु क्या थी। सेम वर्ड पूछ रहा है, प्रयोग की जाने वाली पहली धातु, और ऑप्शन दे रहा है एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी और लोहा। तो अभी हमने देखा कि मानव द्वारा पहले प्रयोग की जाने वाली धातु जो है वो कॉपर है, तांबा, उसके बाद तो ब्रोंज और आयरन यूज हुए हैं। इसका ऑप्शन बी हो गया। और ये देखिए कि कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया है मध्य प्रदेश पुलिस के SI में 2016 में आया, 2017 वाले फिर SI वाले एग्जाम में रिपीट हुआ, हिमाचल प्रदेश के TGT में पूछा गया 2017 में ही, और 2017 में ही जो है कि तमिलनाडु के कांस्टेबल, तमिलनाडु पुलिस के कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया, और रेलवे के भी स्टाफ नर्सिंग वाले एग्जाम में पूछा गया। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5 एग्जाम में पूछे जा रहे हैं एक क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन की महत्ता और ट्रिक की भी महत्ता समझ सकते हैं। तो आप इसको याद रखिए। मानव द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु कौन सी है, वो है तांबा, कॉपर। आगे चलते हैं हम अगले ट्रिक के साथ। अगला हमारा जो ट्रिक है वो बुद्धिज्म के बारे में है। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। अब पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो ये देखिए, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध धर्म के महान अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा नहीं है।
नहीं पूछ रहा है और ये क्वेश्चन पूछा गया है केरला सेट एग्जाम। तो इसमें नहीं है, कौन सा है हम अभी पढ़ेंगे तो देखेंगे, मैं आपको बस क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मानव दुख के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग की सिफारिश की। किसने पूछ रहा है मानव दुख के निवारण के अष्टांगिक मार्ग। अब ये सीधे से पूछ रहा है कि अष्टांगिक मार्ग किसने दिया, तो यहाँ ऑप्शन में आप देख सकते हैं वर्धमान महावीर, विश्वामित्र, गौतम बुद्ध और वशिष्ठ। तो अभी हम देखेंगे कि ये बुद्ध ने बोला है और ये यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में आ चुका है और दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आ चुका है। और मित्रों आप ये बात ध्यान दीजिए कि ये क्वेश्चन केवल इसी 2 एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। ये 2 एग्जाम को मैंने यहाँ खाली मेंशन किया है, पूछे तो गए हैं बहुत सारे एग्जाम में। मैं इसकी सारी लिस्ट बना के आपको देकर करूंगा क्या, बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ ट्रिक बताया गया है और जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रिलेवेंट है, बस मैं आपको ये बताने के लिए। और पहले क्वेश्चन में देखिए मैं 5-5 एग्जाम का डाल रखा हूँ, चाहे तो मैं खोज के इसको और भी एग्जाम में डाल सकता था कि कितने एग्जाम में पूछेगा, लेकिन उसका फायदा क्या होगा। आप एग्जाम में जो देख के क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को समझिए, ट्रिक को समझिए। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है कि बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसको ट्रिक से समझेंगे क्या है। तो बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग का जो ट्रिक है वो है इविल स्कैम। आपको थोड़ा इंग्लिश में भी समझना पड़ेगा, एविल स्कैम। तो आप देखिए यहाँ पर एविल से क्या क्या बना है, ई से बना है राइट एफर्ट। तारे में राइट होंगे, लास्ट में जो है तारे के स्टार्टिंग में राइट है, तो आपको पहला नहीं देखना है, दूसरा जो यहाँ वर्ड है उस पे ध्यान देना है। तो इविल से ई से बना एफर्ट, वी से बना व्यू, आई से बना इंटेंशन, एल से बना लाइवलीहुड, एस से बना स्पीच, सी से बना कंसंट्रेशन, ए से बना राइट एक्शन, एम से बना राइट माइंडफुलनेस। ये उसका सिंबल है। आप ये भी देखिए 8 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये अष्टांगिक मार्ग का सिंबल है, ये है। अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। आप इतना तो समझ सकते हैं कि राइट स्पीच का मतलब कि सही बातें बोलना, राइट एक्शन सही कार्य करना, राइट एफर्ट, राइट व्यू, राइट इंटेंशन। तो आप इतना समझ सकते हैं। हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के महान अष्टांगिक मार्ग का हिस्सा नहीं है। तो हमने अभी पढ़ा, यहाँ मैंने हिंदी में भी डाल दिया है जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। कह रहा है राइट लाइवलीहुड, पूछ रहा है नहीं वाला बताना है। राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट स्पीच और राइट डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन हमने यहाँ कहीं नहीं देखा, इसमें कहीं डायरेक्शन है डी से, कहीं ट्रिक में आप देखिए डी, ट्रिक में कहीं डी है नहीं है, इविल स्कैम है, डी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में नहीं है। राइट स्पीच है, सही वाणी, सम्यक प्रयास और सम्यक आजीविका, ये तीनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मानव दुख के निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग की सिफारिश नहीं की, सॉरी अष्टांगिक मार्ग की सिफारिश की। तो कौन है, ये है गौतम बुद्ध। हमने यहाँ देखा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, तो बुद्ध के बारे में, ये बुद्ध की पिक्चर भी है। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा जो ट्रिक है वह है किसके बारे में है, बौद्ध धर्म के अनुसरणकर्ता के बारे में। बौद्ध धर्म का अनुसरण कौन कौन से राजाओं ने किया, ये भी एग्जाम में पूछे गए। इसमें मैं जितना डाला हूँ वो सारे एग्जाम में पूछे गए। वो पहले आपको टॉपिक बताऊंगा, फिर लास्ट में क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो आप ध्यान से देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब कह रहा है कि वह शासक जिसने बौद्ध धर्म का अनुसरण किया, तब इसकी ट्रिक क्या है। अब इसका ट्रिक है बापू का हेल्थ। बुद्धा ने अभी यहाँ क्या बताया, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट स्पीच। अगर कहने का मतलब अगर ये सब आप अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं तो आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए। बुद्धा जो काम बता रहा है वो करेंगे तो आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। तो ट्रिक आप याद रखिए कि बापू का हेल्थ। अब इससे क्या बना, बापू से बना, बी से बना बिंदुसार। बिंदुसार जो है बौद्ध धर्म का अनुसरण करता था, बौद्ध धर्म को मानता था। कहने का मतलब कौन कौन से राजा बौद्ध धर्म को मानते। तो बी से बना बिंदुसार, ए से बना अशोका, पी से बना प्रसेनजीत, यू से बना उदयन। तो ये हो गया बापू। अब का से बना कनिष्क, का हेल्थ, हेल्थ से बना हर्षवर्धन। तो ये जो 6 राजाएं हैं ये बुद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं। मानने को और भी राजाएं अनुसरण करते थे, वो बड़े राजा नहीं है इसलिए एग्जाम में नहीं पूछा जाए। तो यही सब है, ये है अशोक, ये है बुद्ध जी, भगवान बुद्ध। ट्रिक हमारा है बापू का हेल्थ, याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की देखिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो अशोक, समुद्रगुप्त, बृहदर्थ और चंद्रगुप्त प्रथम। अब आप इसमें देखिए इसका आंसर है अशोक, लेकिन इसमें कहीं ट्रिक में हमारे समुद्रगुप्त और बृहदर्थ और चंद्रगुप्त मौर्य है, कहीं नहीं है। तो इसका आंसर होगा अशोक। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी CHSL 2020 में आया था और यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। अब आप इस क्वेश्चन की महत्ता समझ सकते हैं। यूपीएससी
यूपीएससी भी ये क्वेश्चन पूछ चुकी है और भी एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने इतने ही डाला जितने कि आप समझ पाओ। और ये जो चंद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, चंद्रगुप्त जो प्रथम है। अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भगवान बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो बिंबिसार था, उदयन था, अशोक था, कालाशोक। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, आपको ध्यान देना है। ये पूछ नहीं रहा है कि कौन फॉलोअर है बौद्ध धर्म का, ये पूछ रहा है कि जो भगवान बुद्ध थे उनके समकालीन कौन था, उनके जीवन के साथ कौन था। समकालीन मतलब आप समझ रहे हैं कि सेम टाइम में कौन थे। अगर वो भी जिंदा थे तो वो भी जिंदा थे। तो उनके टाइम में जो राजा था वो बिंबिसार। और यहाँ पे देखिए कि बिंबिसार फॉलोअर भी था और उनके समकालीन भी। और अशोक उदयन जो है भगवान बुद्ध के मरने के बाद उनके धर्म को फॉलो करते थे। ये उनके जिंदा रहने के साथ साथ फॉलो करता था। तो समकालीन का मतलब ये है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बौद्ध संघ, बौद्ध परिषद के बारे में। इसको बौद्ध संहिता भी कहते हैं और इसका क्रम भी। और इस वीडियो को, इस वाले सेक्शन को आप बहुत ध्यान से देखिए। इसमें कितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं आप बस देखिए। बहुत प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। मैं आपको सारे प्रकार के क्वेश्चन भी बताऊंगा और प्रीवियस क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ। तो कह रहा है कि बौद्ध संहिता का क्रम बताइए। तो हम ट्रिक हमारा है, ट्रिक है रावा पाका। पहले हम ट्रिक देख लेते हैं क्या क्या, फिर आपको एक्सप्लेन भी करूँ। दूसरी ट्रिक, इसमें 3 ट्रिक है क्योंकि इसमें कई सारी बातें हैं। दूसरी ट्रिक है आजकल शाम का। तीसरी ट्रिक है महान है सब मोगली के मित्र। अब ये आजकल शाम का जो मित्र लोग आपस में बात कर रहे हैं कि आजकल शाम का ऐसा टाइम चल रहा है, वैसा टाइम चल रहा है, तो ऐसे आप याद रखिए। यहाँ वही लिखा है ट्रिक है रावा। ये मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, वो आपको शेयर कर रखा है। तो इसमें आप पहली बौद्ध संगति देखिए। पहली बौद्ध संगति जो है 483 बीसी में हुई। इसका ट्रिक है आर्य। और कहाँ हुई? राजगृह में हुई। इसका जो इस टाइम कौन राजा था? तो अजात शत्रु था। अजात शत्रु हर्यक वंश का है। पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर लास्ट में आपको मैं ट्रिक बताऊंगा। पहले एक बार बता देता हूँ। और इस टाइम जो अध्यक्ष था वो था महाकश्यप। अब दूसरी बौद्ध संगति कब हुई? 383 बीसी में। कहाँ हुई? वैशाली में। ये राजगीर, वैशाली और पाटलिपुत्र, ये तीनों बिहार में जगह है, ये भी ध्यान रख। तो दूसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई? वैशाली में हुई। इसका इस टाइम शासक कौन था? काला अशोक, शिशुनाग डायनेस्टी का था। और इस टाइम इसका अध्यक्ष कौन था? सब्बकामी। अब तीसरी बौद्ध संगति 250 बीसी में हुई और पाटलिपुत्र में हुई। इस टाइम अशोक, महान अशोक, चंड अशोक राजा थे। और उस टाइम इसका इस जो है बौद्ध संहिता का, ये आप कंफ्यूज मत होइए कि ये महाकश्यप भी क्या है और अजातशत्रु क्या है। बात ये है कि जो बौद्ध संहिता हो रही है किसी टाइम में हो रही है, उस टाइम वहां के कोई राजा भी होंगे, शासक भी होंगे। हर बौद्ध संहिता का अध्यक्ष जो है राजा तो नहीं होगा, तो उसका कोई ना कोई तो एक अध्यक्ष बनाएगा ना। जो ये राजा होगा एक अध्यक्ष बनाएगा जो कि सारी छोटी बड़ी चीजों को मैनेज करेगा, देखेगा। और ये तो राजा है ना, शासक है, सम्राट है, तो ये हर छोटी मोटी कार्यों को नहीं देखेंगे। तो इसके लिए जो ये राजा है एक अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। तो ये अध्यक्ष लोग हैं जो महाकश्यप, सब्बकामी, मुगलीपुत्र और वासुमित्र हैं, ये अध्यक्ष हैं। ये तो रूलर है। तो ये बातें आप ध्यान रखिए, कंफ्यूज मत होइए। तो हम लोग कहाँ थे? तो थर्ड जो बौद्ध संहिता हुई, बुद्ध बौद्ध परिषद हुई 250 बीसी में हुई, पाटलिपुत्र में हुई। इसका जो शासक था अशोक था। इस टाइम शासक अशोक था और इसका अध्यक्ष जो है मोगलीपुत्र था। चौथी बौद्ध संहिता संगति जो है 98 AD में हुई। आप ध्यान दीजिए कि पहली, दूसरी और तीसरी हुई थी बीसी में, लेकिन ये चौथी जो हो रही है वो एडी में हो रही है। ये ईसा पूर्व में हो रहा है, ये ईसवी में हो रहा है। और चौथी बौद्ध संहिता कहाँ हुई थी? कश्मीर में, कुंडल ग्राम में। और इसका इस टाइम शासक कौन था? कनिष्क। कनिष्क किस वंश का है? कुषाण वंश का। और इस टाइम अध्यक्ष कौन था? वासुमित्र। अश्वघोष और वासुमित्र साथ साथ थे, लेकिन मेन काम वासुमित्र ने किया। तो अब हम चलिए ट्रिक देखते हैं। अब इसको याद कैसे करें, जो इतना सारा इन्फॉर्मेशन है उसको याद कैसे करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं, याद क्या करते हैं हम? सबसे पहले कहाँ हुई यह याद करते हैं। इसमें 3 चीजें याद है, 3 ट्रिक है ना। तो 3 ट्रिक है, 1 2 3 कंटेंट है। तो पहले हम याद करते हैं कि ये हुआ कहाँ। तो क्रम से देखिए, ट्रिक है हमारा रावा पाका। रा से बना राजगीर, यहाँ भी देखिए रा से राजगीर बना, वा से बना वैशाली। ट्रिक भी क्रम से आ रहा है, ये बात ध्यान दीजिए। पा से बना पाटलिपुत्र, का से बना काश्मीर। काश्मीर को कुंडल ग्राम भी कहते हैं। तो ये है ट्रिक हमारा रावा पाक। रावा, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कस्बा। अगले ट्रिक की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला ट्रिक हमारा है आजकल शाम का। तो आजकल शाम का से बना, आज से बना अजात शत्रु, कल से बना कालाशोक, शाम से बना अशोक। जैसे शाम, अगर हम शाम को बोले हैं तो साउंड आ रहा है शाम शोक, अशोक, ऐसा साउंड आ रहा है अशोक का। तो शाम से अशोक हो गया और का से
कनिष्का। आजकल शाम का, ऐसे एक गाना भी है तो आप इसको याद कर सकते हैं रिलेट करके, आजकल शाम का। अब हमारी जो तीसरी ट्रिक है वो अध्यक्ष को याद करने के लिए है। तो इसका ट्रिक है, महान है सब मोगली के मित्र, महान से महाकश्यप, महान है सब से सब कामी, मोगली से मोगली पुत्र, महान है सब मोगली के मित्र। सॉरी, ट्रिक हमारा है महान है सब मोगली के मित्र। तो महा से बना महाकश्यप, महा से बना महाकश्यप, सब से सब कामी, मोगली से मोगली पुत्र, मित्र से बना वासुमित्र। महान है सब मोगली के मित्र, ये ट्रिक भी यहाँ है, महान है सब मोगली के मित्र। अब देखिए कि पहली बौद्ध काउंसिल जो बुद्धिस्ट काउंसिल, बीके का मतलब है बुद्धिस्ट काउंसिल, यहाँ भी बुद्धिस्ट काउंसिल, बौद्ध काउंसिल, चाहे बौद्ध परिषद कहिए। तो पहली इस जो काउंसिल हो रही है, तो ऐसे फालतू में तो काउंसिल हो नहीं रही होगी कि ऐसे मौज करने के लिए काउंसिल कर रहे हैं। इसका कुछ तो मतलब होगा ना, मतलब बुद्धा के जो थियरी है, इनकी जो आइडियोलॉजी है उसको स्प्रेड करना है, तो कुछ पाठ कराए जाते हैं। तो देखिए कि पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में क्या क्या हुआ। तो पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 बुक लिखी गई, इनके जो बुद्धा से हैं। तो आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि पहले बुक्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 बुक लिखी गई, उसका नाम है विनय पिटक और सुत्त पिटक। विनय पिटक को लिखने वाला कौन था? उपाली। सुत्त पिटक को लिखने वाला कौन था? आनंद। अब दूसरी बौद्धिस्ट काउंसिल जो हुई उसमें क्या हो कि बुद्ध धर्म स्प्लिट हो गया, बुद्ध धर्म का विभाजन हो गया। कितने भागों में? 2 भागों में। पहले भाग का क्या नाम था? स्थाविरावादिनी। दूसरे का नाम है महासंघिका। अब तीसरी बौद्धिस्ट काउंसिल जो है उसमें क्या हुआ कि ये पहले बुद्धिस्ट काउंसिल में विनय पिटक और सुत्त पिटक लिखा गया था, 2 बुक, और बुद्ध में त्रिपिटक है। आपने सुना होगा त्रिपिटक, तो 3 पिटक है। तो पहला, दूसरा विनय पिटक, सुत्त पिटक, और तीसरा पिटक जो है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक को लिखने वाला कौन था? अनिरुद्ध था। यह बुद्धिस्ट फिलॉसफी की बुक है, आप ध्यान रखिए। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल में जो है बुद्ध का डिवीजन हो गया, बुद्ध 2 भागों में बट गया। पहला महायान में, दूसरा हीनयान। हीनयान क्या है कि बुद्ध की मेन जो आइडियोलॉजी है वो हीनयान है। हीनयान में बुद्ध की मूर्ति की पूजा नहीं की जाती है, बुद्ध की को ओरिजिनल फॉर्म में पूजा की जाती है। लेकिन ये जो कनिष्क है ये आया तो बुद्ध, ये जो महायान है इसका फाउंडर कौन है? तो कनिष्का है। महायान में क्या होता था कि बुद्ध की मूर्ति की पूजा स्टार्ट होने लगी, क्योंकि लॉजिकल भी आप देख सकते हैं कि बुद्ध की मृत्यु 483 में हुई थी। अब 483 के बाद ईस्वी में, अब ये पूरा 400 साल ये बीता, और 98 एडी, तो 98 ईस्वी तक तो लगभग 500 साल से भी ज्यादा टाइम का हो गया था। बुद्ध को मरे बहुत टाइम हो गया था। उनको क्या है ना कि अगर किसी को उनको याद करना है तो वो कैसे याद करे? बिना मूर्ति के, बिना पिक्चर के कैसे याद करेगा? खाली सोच के याद करेगा? नहीं, उसकी मूर्ति बनाएगा फिर उसकी पूजा करेगा। तो कनिष्का ने महायान उसी के लिए स्टार्ट किया। अब इसमें क्या है कि अब मूर्ति पूजा होने लगी बुद्ध की। तो ये है, तो आप इसको याद रखिए। हम चलिए, ये काफी लंबा हो गया, मैं इसमें आपको क्वेश्चन दिखा, काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा कहा जाता है कि प्रथम बौद्ध परिषद को संरक्षण प्राप्त, तो कह रहा है कि प्रथम बौद्ध परिषद को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो पोरस का, अशोक का, अजातशत्रु का और चंद्रगुप्त मौर्य का। देखते हैं, हमारा ट्रिक था रावापा का। आप ट्रिक के 2 वर्ड आगे का याद करिए, रा, आज और महान, ये पहले का है। आप देखिए, इतना क्वेश्चन में आपको, ये भी एक बड़ी आसान तरीका होगा। मैं आपको चारों तो बता दिया, लेकिन क्वेश्चन में हमेशा पहला ही पूछा जाता है, या तो पहला या तो चौथा, 2 ही पूछा जाएगा। आपको दूसरे तीसरे से मतलब ही नहीं। तो आपको क्वेश्चन में बस खाली पहला और लास्ट का याद रखना है। तो हमारा ट्रिक था रावा, आजकल, महान। तो यहाँ देखिए, तो रा से राजगीर, अजातशत्रु। तो प्रथम बौद्ध काउंसिल, बौद्ध परिषद को संरक्षण प्राप्त था किसका? अजातशत्रु का। यह क्वेश्चन एमटीएस 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, पहली बौद्ध परिषद खालिस्तान में आयोजित की गई। ये पूछ रहा है पहला कि इसके संरक्षण में था, तो राजा अजातशत्रु थे। अब पूछ रहा है कि कहाँ आयोजित हुई, तो हमने देखा है कि रावापा का। हमारा ट्रिक क्या था? रावापा का। रा से राजगीर, यहाँ भी देख लीजिए, राजगीर पहला।
तो राजगीर में पहली बौद्ध परिषद आयोजित की गई। ये हो गया। यह क्वेश्चन यूपी पेट, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम 2022 में पूछा गया, यूजीसी नेट में पूछा गया, और भी सारे एग्जाम में पूछा गया था, मैंने मेंशन नहीं किया। इतने में आप समझ सकते हैं, समझदार इंसान है। अब अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पहली बौद्ध परिषद जो कि 483 ईसा में हुई थी, ये सब कुछ बता रहा है, ठीक है। राजगीर में हुई थी, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन है बताओ। अब ये भी बता दिया कि 483 में हुई, राजगीर में हुई। ये भी बता देते कि अजात शत्रु ने किया था, तब ये बता रहा है। अब चालाक बन रहा है, लेकिन अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो कह रहा है कि ये मोगलीपुत्र तिस्सा था, महाकश्यप था, वासुमित्र था और महासंघिका था। तो बताइए आप। देखिए ट्रिक हमारा क्या था। तीसरी ट्रिक थी महान है सब मोगली के मित्र, महान से महाकश्यप। आंसर ये है, तब बात। और ये क्वेश्चन 3-3 4-4 एग्जाम में पूछे गए हैं, पीसीएस तक के लेवल में पूछे गए हैं। ये पूछा गया है एचएसएससी पुलिस में पूछा गया 2018 में, हरियाणा पीसीएस में पूछा गया और बिहार पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन, इस खाली इस वीडियो का, इस खाली एक स्क्रीन का इम्पोर्टेंस, इसमें कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। एक राजगीर का क्वेश्चन बन गया, एक अजातशत्रु का बन गया, एक महाकश्यप का बन गया। और ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया। ये भी पूछा गया है कि त्रिपिटक में कौन कौन से हैं, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। इसको लिखा कौन है। विनय पिटक को पाली ने, सुत्त पिटक को आनंद ने, अभिधम्म पिटक को अनिरुद्ध ने। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम जैनिज्म के बारे में देख लेते हैं। जैन धर्म का त्रिरत्न। तो जैन धर्म का जो त्रिरत्न है उसका ट्रिक है KFC। KFC का क्या मतलब है। K से बना नॉलेज, F से बना फेथ, C से बना कंडक्ट। अभी है क्या चीज। तो जैन धर्म के जो त्रिरत्न है, 3 जेम्स है, उसमें क्या है कि सम्यक ज्ञान, सम्यक आस्था और सम्यक आचरण, ये 3 है। अब इस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 3-3 एग्जाम में पूछा गया है। अब कह रहा है क्वेश्चन, जैन धर्म में त्रिरत्न दिए गए हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा गया है, क्यों। तो वो क्या है, क्या रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि सम्यक ज्ञान, सम्यक आस्था, सम्यक आचरण। ज्ञान, आस्था, आचरण। अब देखिए वाणी, ज्ञान, आचरण। वाणी तो नहीं है। आस्था, ज्ञान, प्रक्रिया, प्रक्रिया भी नहीं है। आस्था, मार्ग, आचरण, मार्ग नहीं है। आस्था, ज्ञान, ये आंसर ठीक है। आस्था, ज्ञान, आचरण, ये रहा। ये यूपी ट्रिपल एससी ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया, बिहार पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया और राजस्थान पीसीएस के टीचर में पूछा गया। आगे चलते हैं। अगला हमारा है दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों का क्रम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रिक हमारा है गुलाब खिले तो सुगंध लो। अगर आपको दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों के बारे में डिटेल से पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत के डिटेल से, तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैंने दिल्ली सल्तनत के सभी वंशों के बारे में ट्रिक के माध्यम से पूरा डिटेल में पढ़ाया है, आप जाके देख सकते। हम यहाँ खाली क्रम पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्रम को सेट करने के लिए, मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे दिया जाता है। तो हमारा जो ट्रिक है दिल्ली सल्तनत के लिए वो है गुलाब खिले तो सुगंध लो। क्या है ये। गुलाब से बना गुलाम वंश, खिले से बना खिलजी, तो से बना तुगलक, सुगंध से बना सैयद और लो से बना लोधी। तो दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश हो गए। 5। गुलाब खिले तो सुगंध लो, 5 वंश हो गए कुल। ये भी आपको याद रखना है, कुल 5 वंश है। और आपको क्रम से याद तो हो ही गया। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, 5वां लोधी। अब इसका टाइम पीरियड भी आप एक बार देख लीजिए कि गुलाम जो दिल्ली सल्तनत है वो 1206 ईस्वी से स्टार्ट होके 1526, जब तक कि पानीपत का पहला युद्ध नहीं होता बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। यहीं पर बाबर जीत जाता है और दिल्ली सल्तनत का काल खत्म हो जाता है। तो आपको याद रखना है। तो मोटा मोटी आप याद रखिए कि 1206 से 1290 तक गुलाम वंश था, फिर 1290 से 1320 तक, 1320 से 1414 और 1414 से 1450 और 1450 से 1526। ये मोटा मोटी आपको याद रखना है, बाकी इतना जरूरी नहीं है। लेकिन आपको ये जरूर है याद करना कि ध्यान देना है कि सबसे कम शासन कौन किया और सबसे ज्यादा कौन शासन किया। ये इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो देखिए खिलजी वंश जो है, खिलजी वंश जो है 30 साल तक शासन किया। 1290 से 1320, 10 साल ये, 20 साल ये, 30 साल हो गया। ये सबसे कम शासन काल है, घटा के देख लीजिएगा, ये सबसे कम शासन काल है। और तुगलक वंश का शासन काल सबसे ज्यादा है, 94 साल, 1320 से 1414 तक। 4 साल ये, 80 साल ये, 10 साल ये, 80, 10, 90, 4, 94 सालों तक का शासन काल है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट याद रखिए। इसमें 3 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो क्रम याद रखना है, एक तो 5 वंश है ये याद रखना है, तीसरी बात ये याद रखना है कि सबसे कम साल तक कौन शासन किया, चौथी बात याद रखना है कि सबसे ज्यादा साल तक कौन शासन किया। तो आपको याद रखना है। अब सबसे ज्यादा साल तक, सबसे कम साल तक कैसे हम याद रखेंगे।
तो ये देखिए कि इसमें सबसे बड़ा वर्ड कौन है? गुलाम वंश 3 शब्द का हो गया, खिलजी 3 का हो गया, सैयद 3 का हो गया, लोदी तो 2 ही का है और सबसे बड़ा कौन-सा है? तुगलक। इसमें 4 शब्द हैं, तुगलक सबसे बड़ा यही है और सबसे बड़ा शासन काल भी इसी का है। तो आपको देखिए ये भी याद हो गया और बाकी इसके ऊपर वाला आप याद रखिए कि इसके पहले जो आया वो छोटा वाला है। छोटे से कोई चीज़ बड़ा होता है ना, पहले 1 आता है फिर 2 आता है। तो ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा और जो सबसे बड़ा है वो सबसे ज़्यादा शासनकाल था उसका। तो आप ऐसे याद रखिए। अब इसमें चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल बता रहा है कि 1206 से 1526 ईस्वी के दौरान कितने वंशों ने दिल्ली पर शासन किया? तो हमने यहाँ देखा 5 वंशों ने शासन किया। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन है 6 साल, 3, 5, 4। तो हमने पढ़ा 5 वंशों ने शासन किया। गुलाब खिले तो सुगंध लो, 5 हो गया और यह दिल्ली पुलिस में पूछा गया, आंध्र प्रदेश पीसीएस में पूछा गया, एसएसबी पीआरटी में पूछा गया, 3-3 जगह पूछा गया ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो सबसे कम समय तक कौन शासन किया? सबसे ज्यादा समय तक शासन कौन किया था? खिलजी। इसके जस्ट ऊपर वाला कौन था? सॉरी सबसे ज्यादा समय तक शासन कौन किया? तुगलक वंश। और इसके हमने देखा कि जस्ट ऊपर वाला खिलजी वंश जो था वो सबसे कम साल तक शासन किया, मात्र 30 साल। और यह क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीसीएस और उड़ीसा पीसीएस में पूछा गया। ये पीसीएस लेवल के क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस, उड़ीसा पीसीएस। ठीक है मित्रों, चलिए हम अब अगले टॉपिक की तरफ देखते हैं। अगला टॉपिक है, इसमें हम देखेंगे सभी मुगल वंशों का क्रम। आपने देखा होगा कि मुगल जो शासक है वो 2 भागों में विभाजित है। पहला है जो बड़े मुगल राजा थे जैसे बाबर अकबर टाइप के लोग। दूसरा लेटर मुगल है, जो बाद के मुगल आते हैं, छोटे मोटे। औरंगजेब के बाद जो मुगल आते हैं लेटर मुगल कहा जाता है, उत्तर मुगल। तो हम दोनों को देखेंगे और दोनों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं हिस्ट्री का। तो देखते हैं हम इसका क्रम याद करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका हमारा जो ट्रिक है वो है भाजसा। काफी फेमस ट्रिक है, आपने सुना भी होगा ये। तो ये है भाजसा। तो बी से बना बाबर, एच से बना हुमायूं, ए से बना अकबर, जे से बना जहांगीर, एस से बना शाहजहां और ए से बना औरंगजेब। अब ध्यान दीजिए कि इसमें ए जो है वो 2 बार आ रहा है। फिर कहोगे कि पहला ए आप लोग कहेंगे कि ये पहला ए से हम अकबर माने कि औरंगजेब। तो भाई पता है कि औरंगजेब सबसे लास्ट शासक था मुगल वंश और ये काफी कट्टर शासक था। इसको जिंदा पीर भी कहा जाता था अपनी योजनाओं की वजह से। तो ये बात ध्यान रखिए। तो इसका ट्रिक है भाजसा, इसका क्रम ये है। और इसमें भी अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा साल तक कौन शासन किया तो वो है अकबर और सबसे कम साल तक कौन शासन किया? 1526 से 1530 तक। पूरे ये 5 साल युद्ध लड़े थे। आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे ही बोल बच्चन हो रहा है। क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीएचएसएल और एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया का जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव कोई पद है उसमें पूछा गया है और भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ये 2 एग्जाम महत्वपूर्ण थे। तो कह रहा है इसका सही क्रम सजाइए। तो बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। अकबर आया नहीं, औरंगजेब आ गया, गलत हो गया। बाबर, औरंगजेब, ये भी गलत हो गया। आगे नहीं पढ़ना है। आप जब समझ गए कि ये बाबर के बाद तो हुमायूं आया है, औरंगजेब कहाँ से आ गया तो गलत हो गया। ये है, इसको हम रोक के रखे थे। आगे देखते हैं। बाबर, जहांगीर, हुमायूं, अकबर, बहादुर शाह, शाहजहां, औरंगजेब। ये औरंगजेब तो लास्ट में आया, ठीक है, लेकिन बाबर के बाद हुमायूं आया है, न कि जहांगीर। तो ये भी कट गया। ये क्रम सही है, सी वाला। बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, फिर के बाद लास्ट में आता है बहादुर शाह जफर, ये लास्ट में है। तो भाजशाह ये बना। तो ये रही हमारी। आगे चलते हैं। उत्तर मुगल शासकों के क्रम को हम देखते हैं। तो इसकी जो ट्रिक है वो है भाजी सब्जी फॉर माँ साहब। ट्रिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप इसको ध्यान से देखिए। भाजी सब्जी फॉर माँ साहब, साहब से माँ साहब, साहब। तो इसका ट्रिक देखिए। भाजी, भाजी साइलेंट है। इसमें ट्रिक जो है भाजी फिर सब्जी। ए सब्जी में ए आ रहा है, ए से बना औरंगजेब। आप यहाँ देखिए, ए से बना औरंगजेब। फिर बी से बना बहादुर शाह, बी। आप यहाँ देखिए मैंने लिखा भी है ए बी। जे से बना जहांदर शाह और पूरे ये फार से बना है फारूक सियार। अब आगे चलते हैं। आगे है एम, एम से बना मोहम्मद शाह। ए से बना अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह और फिर अगला ए है उससे आलमगीर बना।
फिर आगे है साब, तो एस से बना एस और एच से बना आलम शाह, इस ए से बना अकबर सेकेंड और इस लास्ट बी से बना है बहादुर शाह जफर। अब ये ट्रिक आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, लेकिन इसका याद करने का यही तरीका है, आप इसको 4-5 बार देखिए और रटिए। जो चीज़ याद ना हो उसको रट लो। ट्रिक का मतलब ही होता है कि रट लो। अगर याद ही होता तो ट्रिक क्यों बनाते भई? समझ रहे हैं आप? तो इसको आप रट लीजिए। ठीक है, ये है लास्ट मुगल शासक बहादुर शाह जफर। को इसमें एक अलग से ये भी याद रखना है कि सबसे अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर। ये दिल्ली का शासक था। इसी के टाइम में 1857 की क्रांति हुई थी। इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्नलिखित मुगल सम्राटों को कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2019 में और बीएसएससी में पूछा गया है। तो कह रहा है फर्रुख सियर, जहांगीर शाह, बहादुर शाह, मोहम्मद शाह। तो इसका आंसर होगा ये क्रम है। सबसे पहले कौन होता है? बहादुर शाह, भाजी सब्जी, फिर जहांगीर शाह, फिर फर्रुख सियार, लास्ट में आता है मोहम्मद शाह। अब देखिए लास्ट में यहाँ है मोहम्मद शाह। अब अगला हम देखते हैं, हमारा जो टॉपिक है वो औरंग सॉरी अकबर के 9 रत्नों के बारे में याद करना है। अकबर के जो 9 जेम्स थे ये हैं अकबर। अब इसमें 2 ट्रिक है। टॉपिक एक ही है लेकिन ट्रिक 2 है। आपको जो अच्छा लगे वो ट्रिक आप चूज़ कर लीजिए। यहाँ आपको ट्रिक चूज़ करने का भी राइट्स है। जो सरल लगे आपको वो याद रखिए। अब हमारी जो पहली ट्रिक है वो है फैट एफबी मार्ट। दूसरी ट्रिक है बात बात पे एमडीएच। तो ये वाली ट्रिक मेरी फेवरेट है। आप ये ट्रिक देख के याद कर सकते हैं। मैंने इसी से याद किया है, बात बात पे एमडीएच। अब इसमें बी से बना बिरबल, ए से बना अबुल फजल और टी से बना तानसेन। बात हो गया, एक बात हो गया। दूसरा बात है भगवान दास। ए से बना अब्दुल रहीम खाने खाना, टी से बना टोडरमल, ए है साइलेंट, एमडीएच से बना मान सिंह, एम से डी से मुल्ला दो प्याजा, टी है यहाँ पर मुल्ला दो प्याजा और एच से हकीम हुक्कम। हकीम हुक्कम को फैजी भी कहते हैं। इनका फेमस नाम फैजी था। थोड़ा हम ये ट्रिक को देख लेते हैं। अब दिया ही है तो देख ही लेते हैं। इसका है फैट एफ बी मार्ट। तो फैट एफ से बना फैजी, यही वाले फैजी जो हकीम हुक्कम है, ये फैजी है। ये महाकवि थे। ए से बना अबुल फजल, ये वाले अबुल फजल। ये क्या थे? अकबर के मुख्य सलाहकार थे। काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इनको याद रखिए। अबुल फजल मुख्य सलाहकार थे और इन्होंने अकबरनामा लिखा है। अकबर की जो बायोग्राफी है अकबरनामा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला है टी फैट टोडरमल। टोडरमल क्या है कि वित्त मंत्री और राजस्व मंत्री हैं। इन्होंने 10 साला बंदोबस्त स्टार्ट अकबर ने 10 साला बंदोबस्त स्टार्ट किया था और ये था क्या? भूमि कर प्रणाली थी और ये इसके इंचार्ज थे 10 साला बंदोबस्त। एक्चुअली जब ये भूमि कर प्रणाली किसमें, आज भी भूमि कर किसमें आता है? राजस्व में आता है। तो ये वित्त मंत्री और राजस्व मंत्री थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अबुल फजल इम्पोर्टेंट है, टोडरमल इम्पोर्टेंट है। फैट हो गया। अब हमारा ट्रिक था फैट एफ बी। एफ बी से बना फकीर, फकीर अजीउद्दीन। फकीर अजीउद्दीन को भगवान दास भी कहते हैं। जो हमारी ट्रिक ये बात बात पे था भगवान दास। भगवान दास मनसबदार था और सलाहकार भी था। एफ बी के बी से बना बीरबल। ये अकबर का प्रधानमंत्री था। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब जानते हैं अकबर बीरबल, तो ये अकबर का प्रधानमंत्री था और दीन इलाही का सदस्य था। अब एफ बी मार्ट से एम से मुल्ला दो प्याजा, ए से बना अब्दुल रहीम खाने खाना, आर से बना राजा मान सिंह, टी से बना तानसेन। अब इसमें जो आपको ध्यान देना है कि राजा मान सिंह इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कमांडर इन चीफ थे उस टाइम के, और तानसेन जो है महान संगीतकार थे। इसमें आपको 5 बातें याद रखनी है। वो कौन-कौन सी है? अबुल फजल के बारे में याद रखना है, अकबरनामा लिखा है, मुख्य सलाहकार थे। दूसरा है टोडरमल, ये वित्त मंत्री और राजस्व मंत्री थे। 10 साला बंदोबस्त के इंचार्ज थे। 10 साला बंदोबस्त क्या था? भूमि कर प्रणाली। अगला बीरबल कौन था? बीरबल अकबर का प्रधानमंत्री था, दीन इलाही का सदस्य भी था। दीन इलाही अकबर ने एक नया धर्म स्टार्ट किया था, दीन इलाही। आपको ध्यान देना है ये भी बात। बहुत फेमस नहीं है, नहीं चला, लेकिन स्टार्ट किया था। अब अगला जो इम्पोर्टेंट नवरत्न है वो मान सिंह है। मान सिंह कमांडर इन चीफ था, याद रखना है। तानसेन महान संगीतकार था। संगीतकार तानसेन था। महाकवि फैजी था, याद रखना। तानसेन का नाम क्या था?
पूछा गया है एग्जाम में, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तानसेन का असली नाम था रामतनु पांडे, ये भी आपको याद रखना है। इसका असली नाम रामतनु पांडे था, शॉर्ट में तानसेन कहते हैं। तो ये ट्रिक है एफबी मार्ट, एफबी मार्ट या बात बात पे एमडीएच। आपको जो अच्छा लगे वो याद करिए, दोनों अच्छा लगे दोनों याद करिए, आपके ऊपर है। आगे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ट्रिक बहुत ज्यादा है तो मैंने क्वेश्चन सारे टाइप के डाल रखे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, अकबर के नवरत्नों में से कौन भू राजस्व प्रणाली बनाने में शामिल था? डीएसएसबी पीआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि भू राजस्व प्रणाली का कौन इंचार्ज था? मान सिंह था, अबुल फजल था, टोडरमल था, अब्दुल रहीम खाने खाना था। तो हम देखते हैं भू राजस्व प्रणाली जो है यहाँ ये है, भूमि कर प्रणाली, राजस्व मंत्री, वित्त मंत्री, टोडरमल। इसका आंसर हो गया टोडरमल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के दरबार का नवरत्न नहीं है? पूछ रहा है कि 9 लोगों में से कौन नहीं है। ये तो हम आसानी से निकाल लेंगे, और ये जितना आसानी से निकाल लेंगे उतना ज्यादा क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये यूपीएससी एफकैट में पूछा गया एग्जाम, एसएससी एमटीएस में पूछा गया अभी हाल ही में 22 में, और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट में क्वेश्चन पूछा। कितनी इंपॉर्टेंट यूपीएससी भी पूछ रखी है, एसएससी भी पूछ रखी है, रेलवे भी पूछ रखी है। तो हमने अबुल फजल का नाम सुना, अब्दुल रहीम खाने खाना का नाम सुना, तानसेन का नाम सुना, लेकिन इसमें कहीं बैरम खान नहीं है। तो नवरत्नों में कौन नहीं था? बैरम खान। बैरम खान कौन था फिर? तो बैरम खान जो अकबर का संरक्षक था। संरक्षक कब था ये? जब अकबर बहुत छोटे थे, गद्दी नहीं, मतलब राजा तो बन गए थे पर गद्दी नहीं संभाले थे, तो इनके संरक्षक के रूप में कौन काम करता था? बैरम खान। सारी युद्ध योजनाएं ये बनाता था, बैरम खान शासक होते थे खाली, जब तक कि वो योग्य नहीं हो गए, मतलब बड़े नहीं हो गए, वयस्क नहीं हो गए। तो ये बैरम खान थे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गायक सम्राट अशोक के दरबार में नवरत्नों में से एक था? यहाँ गायक के बारे में पूछ रहा है। तो गायक टाइप के 2 लोग थे, एक महाकवि फैजी था और एक तानसेन था। 2 लोग गायक टाइप के इंसान थे, गाना बजाना नाच गाना ये लोग करते। गायक कौन है? यहाँ देखिए, संगीतकार, संगीत वाला ही तो गाना गाएगा ना भाई। संगीतकार कौन है? तानसेन। तो इसका आंसर है तानसेन, न कि अल्लाह रखा, उस्ताद, लाहौरी, अमीर खुसरो। इन तीनों का तो इसमें कहीं नाम ही नहीं है, तो इसको काट ही दो। और ये भी क्वेश्चन कहीं पूछा गया, मैं डालना भूल गया। अगला क्वेश्चन फिर तानसेन के बारे में, वही क्वेश्चन जो मैंने कहा। कह रहा है कि तानसेन का असली नाम क्या है? ये एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है। तानसेन का असली नाम देखते हैं हम, रामतनु पांडे है। रामतनु पांडे। मकरचंद पांडे नहीं, लाला कलावंत नहीं, बाज बहादुर नहीं, रामतनु पांडे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दीन ए इलाही का सदस्य बना? वेस्ट बंगाल पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। तो हम देखते हैं दीन इलाही का सदस्य कौन बना। ये बीरबल। बीरबल अकबर का प्रधानमंत्री था और दीन इलाही का सदस्य बना। मानसिंह नहीं, टोडरमल नहीं, तानसेन नहीं, बीरबल। ये दीन इलाही का सदस्य भी था और प्राइम मिनिस्टर भी था। तो ये है। आगे चलते हैं। अब हम अकबर के बारे में देख लिए, अब औरंगजेब के बारे में देख लेते हैं। कुछ इनकी नीतियां भी थे। ये अपनी नीतियों के लिए ही काफी फेमस हुआ करते थे, इसीलिए इनको जिंदा पीर कहा जाता था। अब इसका जो ट्रिक है वो है, कलम से रोज मोहब्बत करो, कलम से रोज मोहब्बत करो, सारे हिंदू जहां तुम जाओगे औरंगजेब आएगा। अब यहाँ पर हिंदू वर्ड क्यों ऐसा यूज किया गया, हिंदू के ऐसा कुछ? तो बात यह है कि इनकी कुछ योजनाएं जो थी हिंदू विरोधी थी, हिंदू के खिलाफ थी, तो इसलिए ऐसा ट्रिक है, कलम से रोज मोहब्बत करो, सारे हिंदू जहां तुम जाओगे और औरंगजेब आएगा। इस ट्रिक में औरंगजेब भी आ गया, आपका काम भी हो गया, इससे ये पता भी चल गया कि ये ट्रिक औरंगजेब का है। तो हम देखते हैं कलम से, यहाँ देखिए, कलम से रोज मोहब्बत करो। अब इसमें कलम से बना कलमा, रोज से नवरोज। इसने कलमा क्या है? कलमा इस्लाम धर्म का, इस्लाम धर्म की बुनियादी मान्यताएं हैं, और कल 6 प्रकार के कलमा होते हैं। तो ये है कलमा। रोज, इसने नया त्योहार स्टार्ट किया, नवरोज, नया साल, जो कि नवरोज जो है पारसियों का भी न्यू ईयर होता है। न्यू ईयर का पहला दिन नवरोज होता है। तो कलम से रोज मोहब्बत करो, कलमा नवरोज हो गया। सारे से बना सती प्रथा, सती प्रथा को इसने बैन किया। विलियम, आगे चल के विलियम बेंटिक जो है ब्रिटिश भारत में बैन करते हैं उसको, लेकिन इससे पहले सती प्रथा को इन्होंने बैन किया था। सारे, हिंदू से बना हिंदू, इन्होंने हिंदू मंदिर और मूर्तियों का विनाश करवाया और बैन लगा दिया कि कोई भी नई मूर्ति
मूर्ति नहीं बनेगी, कोई नया मंदिर नहीं बनेगा। और जितने भी मंदिर थे कुछ-कुछ खास-खास उसको तुड़वाए और जो बनारस का काशी विश्वनाथ मंदिर है, उसको इन्होंने तोड़ने का भी आदेश दिया था। अब ये है, अब अगला ट्रिक है जहाँ जहाँ से अब जहाँ हाँ झरोखा, इसमें ऐसा हाँ आ रहा है ना, हाँ और झा, तो झरोखा आप याद रख सकते हैं इसको। तो झरोखा क्या है? यह इस्लामी कानून की स्थापना है। एक टाइप का कोई कानून था, इस्लामी कानून, इसका स्थापना किया था। आप यहाँ ईयर भी याद कर सकते हैं, ईयर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर आप देख सकते हैं समझने के लिए। अब अगला है तुम से तुला। अब ये क्या है? हिंदू व्यापारियों पर इन्होंने टोल टैक्स लगाना स्टार्ट किया। जो भी हिंदू अगर व्यापार करेगा मुगल काल में तो वो टोल टैक्स देगा, एक प्रकार का टोल। टोल क्या है? टैक्स होता है। तो तुम से तुला बना टोल। अब अगला है जाओगे। जाओगे से जजिया, जजिया कर इन्होंने पुनः स्टार्ट कर दिया। अकबर ने समाप्त किया था और इन्होंने स्टार्ट कर दिया। ये गैर मुस्लिम लोगों पर एक प्रकार का टैक्स था। तो हमारा ट्रिक है, कलम से रोज मोहब्बत करो, सारे हिंदू जहाँ तुम जाओगे औरंगजेब आएगा। ये है मित्रों हमारा ट्रिक। इस पे क्वेश्चन देखते हैं। इस पे क्वेश्चन यूपीएससी सीएपीएफ में आया था। पूछ रहा है, नहीं, मुगल राजाओं की धार्मिक नीतियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सब पढ़ेंगे, सारे सही वाले हैं। हम देखते हैं, इसका आंसर है सी। कह रहा है मुगल सम्राटों ने पूजा स्थलों के निर्माण और रखरखाव के लिए अनुदान प्रदान नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, इन्होंने अनुदान प्रदान नहीं किया था किसी प्रकार का। मंदिरों को बनाने के लिए ना अनुदान दिया बल्कि अलग से तोड़ने का आदेश दे दिया। लेकिन अकबर ने मंदिर को बनाने के लिए, इनसे पहले अकबर ने मंदिर को बनाने के लिए अनुदान भी दिया था और बहुत सारे महत्वपूर्ण काम भी किए थे। वो कौन से काम थे? देखिए, 1563 में तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया। 1564 में गैर मुस्लिम विषयों पर जजिया कर समाप्त कर दिया। ये कौन किया था? अकबर ने। तो याद रखिए। यहाँ है, युद्ध के दौरान नष्ट हो जाने के बाद शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में कई मंदिरों के मरम्मत के लिए अनुदान जारी किए गए थे। तो शाहजहां के टाइम में किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने धार्मिक असहिष्णुता की नीति अपनाई? तो ये है औरंगजेब। ये डीएसएसबी ग्रेड 4 डीएसएसबी टीचर के एग्जाम में पूछा गया। अब अगला हमारा गांधी जी के बारे में है। गांधी जी ने शुरुआती आंदोलन जो किए थे उनका क्रम कैसे याद करें, और वो जो किए थे आंदोलन वो है क्या चीज? तो हमारा ट्रिक है, गांधी जी ने केक नहीं खाया। अंग्रेजों को गांधी जी ने बहुत सारा लॉलीपॉप दिया, केक दिया कि आप आंदोलन मत करिए, मैं आपको एकदम राजाओं वाली जिंदगी जीने को दूंगा, केक खिलाऊंगा। लेकिन गांधी जी ने कहा, नहीं भाई, मैं केक नहीं खाऊंगा। अफ्रीका में भी इन्होंने केक नहीं खाया और इंडिया में आया, यहाँ भी केक नहीं खाया। कहने का मतलब अंग्रेजों के साथ साथ काम नहीं किए। तो ट्रिक हमारा है, गांधी जी ने केक नहीं खाया। ट्रिक में खाली आप यही याद रखिए, केक, इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो केक के सी से बना चंपारण सत्याग्रह, ए से बना अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, के ई से बना खेड़ा सत्याग्रह। ये है केक। तो हम देखते हैं कि चंपारण सत्याग्रह ये है क्या। चंपारण सत्याग्रह 10 अप्रैल 1917 को स्टार्ट हुआ। यह भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन है। चंपारण सत्याग्रह का आयोजन किसके किसके द्वारा किया गया था? तो ये लोग थे। और ये चंपारण सत्याग्रह था क्या? तो ये नील की खेती करने के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा था। तो ये जो किसान लोग थे, इसके लीडर थे, उन्होंने गांधी जी को बुलाया कि हम लोग नील की खेती नहीं करेंगे, हमें मजबूर न किया जाए। तो इसके लिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। ये चंपारण में नील की खेती का जो सत्याग्रह हुआ था वो चंपारण में, चंपारण बिहार में है। और इस देखिए, इसमें बिहार के राजकुमार शुक्ल और मुकुटधारी प्रसाद ने महात्मा गांधी को भरपूर साथ दिया था। ये क्वेश्चन सैकड़ों बार बीपीएससी में पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को कौन इनवाइट किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने किया था। इसके सदस्य कौन कौन थे? तो महात्मा गांधी, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का नाम आपको चंपारण से याद रखना है क्योंकि ये भी बिहार के ही थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा, रामनवमी प्रसाद, मजहर उल हक, जेबी कृपलानी और बाबू गया प्रसाद सिंह, ये लोग, और राजकुमार शुक्ला और मुकुटधारी प्रसाद आपको याद रखना है नाम। चंपारण क्या था? नील की खेती। अब हम अगला देखते हैं, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। यह 22 फरवरी 2018 को स्टार्ट हुआ। यह पहली बार सत्याग्रह और भूख हड़ताल था। तो पूछा गया है एग्जाम में कि पहली भूख हड़ताल
सत्याग्रह कौन सी थी? तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अगला है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्रह सत्याग्रह 22 मार्च 1900 सॉरी ये 1900 है, 2018 नहीं, 1918 सॉरी। अब खेड़ा सत्याग्रह 22 मार्च 1918 को स्टार्ट हुआ। अब खेड़ा सत्याग्रह था क्या? तो ये था कि किसान ने कुछ फसल लगाई थी। उस टाइम किसी सूखा के कारण किसान की फसल अच्छी हुई नहीं और उस टाइम प्लेग की महामारी भी आ गई और अंग्रेज कह रहे थे कि हमें जो लगान है खेती का, फसल का, हमें उतना ही चाहिए, चाहे खेती हुआ हो चाहे न हुआ। तो इस पे खेड़ा के लोगों ने एक सत्याग्रह किया और गांधी जी को बुलाया। तो गांधी जी के सहयोग से जो है अंग्रेजों ने इनकी बात मानी, तो जो फसल पे लगान है वो कम किया गया। अब इस क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पूछ रहा है चंपारण सत्याग्रह का वर्ष क्या था? तो हमने देखा 1917 में है। यह एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा गया। अगला कह रहा है चंपारण सत्याग्रह में किस फसल की खेती संबंधित है? तो हमने देखा नील की खेती यहाँ पर संबंधित है। नील की खेती को इंडिगो भी कहते हैं। ये क्वेश्चन त्रिपुरा टेट में और डीएसएसबी टीजीटी में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है वह नेता जिसने चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। कह रहा है बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। तो मैंने आपको बोला था कि राजेंद्र प्रसाद का नाम याद रखना है। इस चंपारण से 3 लोगों का नाम महत्वपूर्ण याद ही रखना है। एक गांधी का नाम, एक राजेंद्र प्रसाद का नाम और राजकुमार शुक्ला का नाम। 3 लोगों का नाम याद रखना है। तो वह नेता जो चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया तो कौन है? राजेंद्र प्रसाद। तिलक को बोस पटेल ने नहीं लिया था। यह क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है और तेलंगाना पीसीएस में। बीपीएससी में तो मत पूछिए कितनी बार पूछा गया है, हर बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद मिल हड़ताल की घटना से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश पीसीएस, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस एग्जाम में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है 1918 में महात्मा गांधी ने खालिस्तान के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया। क्या है? किसान जो फसल की बर्बादी और प्लेग महामारी से प्रभावित थे। हमने यहाँ देखा कि फसल की बर्बादी और प्लेग महामारी से प्रभावित थे। उन लोगों ने गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह आयोजित किया। इसे खेड़ा सत्याग्रह कहते हैं और ये देख सकते हैं कितने एग्जामों में पूछा गया है। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया, डीएसएसबी में पूछा गया, उड़ीसा एसएससी में पूछा गया, यूपीएससी में भी पूछा गया, एसएससी एमटीएस में पूछा गया। तो आप ध्यान दीजिएगा। अब अगला हमारा और अंतिम टॉपिक है ये 1940 के बाद जो संवैधानिक विकास हुए उसका क्रम। ये संवैधानिक विकास क्या है? 1940 के बाद जो है अंग्रेजों ने ये भारत के बारे में मतलब सोचना स्टार्ट किया कि क्या अब हम इनको, क्योंकि उस टाइम ऐसी परिस्थितियां बन गई कि कहीं ना कहीं भारत को स्वायत्त राज्य बनाना अब जरूरी है। इंडिपेंडेंट नहीं करना है लेकिन स्वायत्त बना देना है कि सबसे ऊपर हम रहेंगे। आप चुनाव कराइए, अंदर शासक बनिए, वो ठीक है, लेकिन सबसे टॉप पे जो मेन रहेगा वो अंग्रेज रहेंगे। तो ये 1940 से ऐसे काम करना अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था। तो ये है संवैधानिक विकास। हम उसी को क्रम से देखेंगे कैसे कैसे क्या क्या हुआ और क्या था वो चीज। तो हमारा इसका जो ट्रिक है वो है, थोड़ा आप समझिएगा, इंग्लिश में है। अगस्टस केम टू शिमला इन कैब ऑन 3rd जून। ट्रिक क्या है फिर से देखते हैं। अगस्टस केम टू शिमला इन कैब ऑन 3rd जून। अब हमारा अगस्टस के ए से बना अगस्त ऑफर, केम से बना, केम के सी से बना क्रिप्स मिशन, शिमला से बनना शिमला कॉन्फ्रेंस। इसको वेवल प्लान भी कहते हैं, चाहे शिमला कॉन्फ्रेंस कहिए चाहे वेवल प्लान, क्योंकि शिमला कॉन्फ्रेंस जो किया था वो लॉर्ड वेवल था, ये गवर्नर था, वायसराय था सॉरी। और कैब से बना कैबिनेट मिशन और 3rd जून से, ये तो 3rd जून इसका नाम ही है, और इसका दूसरा नाम माउंट बेटन प्लान है, माउंट बेटन प्लान। इसका क्रम भी देख लेते हैं। अगस्त ऑफर 1940 में, क्रिप्स मिशन 1942 में, शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में, कैबिनेट मिशन 1946 में और माउंट बेटन प्लान भारत की आजादी के टाइम 1947 में। अब ये क्या क्या है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। अगस्त ऑफर क्या था? यह 8 अगस्त 1940 को भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा एक बयान था जिसमें ये कहे थे कि अगस्त ऑफर का मतलब कि भारत को ऑफर दिए थे अगस्त में। क्या ऑफर दिए थे? कहे थे कि कार्यकारी परिषद का विस्तार आप कर सकते हैं, वायसराय की कार्यकारी परिषद जो है उसका विस्तार कर सकते हैं, हम करेंगे।
भारत के लिए बोले थे ये बात। दूसरा बोले थे कि एक सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना करेंगे। तीसरा बोले कि आपको अपना स्वयं का संविधान बनाने का अधिकार देंगे और आप बना सकते हैं स्वयं का संविधान। ये सब चीज़ें दे रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? वो बोल रहे थे कि डोमिनियन स्टेटस रहेगा। आपको हमारे अंदर ये सब चीज़ें बनाना रहेगा। तो इसको खारिज कर दिया नेहरू ने। तो ये भी खत्म हो गया। तो फिर दूसरा ऑफर ये लोग लेकर आए, क्रिप्स मिशन। तो अगला क्रिप्स मिशन हम देखते हैं। क्रिप्स मिशन क्या है कि यह उस टाइम जो इस मिशन का सदस्य कौन था? स्टैफर्ड क्रिप्स। तो उस टाइम क्रिप्स मिशन आया, ये भी मिला जुला ऐसे ही था, तो इन्होंने इसको भी नेहरू ने कैंसिल कर दिया। अगला जो होता है शिमला सम्मेलन होता है 1945 में। इसमें वायसराय लॉर्ड वेवेल और भारत के प्रमुख राजनीतिक नेता के बीच एक बैठक होती है। यह कहाँ होता है? शिमला के वाइस रीगल लॉज में आयोजित होता है। ये भी आपको याद रखना है। और इसमें जो है कि मास्टर तारा सिंह ने सम्मेलन में सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व किया था। आगे चलते हैं। आगे है कैबिनेट मिशन। उस टाइम कैबिनेट मिशन जब आया तो यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस मिशन का लक्ष्य था कि भारत को शांतिपूर्ण हस्ता जो है स्थानांतरित कर दिया जाए, उनको जो है सत्ता दे दिया जाए। और ये सब सारे उसके पॉइंट थे। संविधान बनाने की भी बात की गई थी। आप ये पढ़ लीजिएगा जो भी होगा। और इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और बिहार पीसीएस का इसी साल 2023 बिहार पीसीएस में ये क्वेश्चन आ ही गया। अब अगला जो है 3 जून प्लान है, इसको माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। और ये जो है ये आज़ादी के बारे में बात करता था कि भारत किस दिन आज़ाद होगा, ये इसी ने डिसाइड किया था। आप पढ़ सकते हैं। और इसी में जम्मू कश्मीर को बोला गया कि चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, चाहे भारत। तो आप देख लीजिएगा। अब इस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे कैसे बने हैं। तो भारत के विभाजन के संबंध में माउंटबेटन प्लान की आधिकारिक घोषणा की गई 3 जून। माउंटबेटन प्लान को 3 जून का प्लान भी कहते हैं। यह मध्य प्रदेश पीसीएस, झारखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया। अगला है पूछा गया कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो मार्च 1946 में आया। ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस में पूछा गया। अगला क्वेश्चन है 1946 में भारत को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए ब्रेकडाउन योजना किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? लॉर्ड वेवेल के द्वारा। याद रखिएगा कि वेवेल प्लान को ब्रेकडाउन प्लान भी कहते हैं। ये वेस्ट बंगाल पीसीएस में पूछा गया था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सबसे पहले तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आपको अगर ये थोड़ा भी अच्छा लगा हो अगर तो आप इस चैनल को ना सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए इतनी श्रद्धा से यहाँ तक अगर आप देख लिए हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद।